स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम महिलाओं को एक नए जीवन को इस दुनिया में लाने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, चाहे वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी हो या फिर डिलीवरी के समय हो या फिर आफ्टर डिलीवरी हो। तो आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ अपने अनुभव से। मेरी जब सिजेरियन डिलीवरी हुई थी उसके बाद मैंने कौन-कौन से प्रॉब्लम्स को फेस किया था, वो सभी प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्जरी के बाद जब एनेस्थीसिया का असर कम होने लगता है तो फिर हमको बॉडी में पेन फ़ील होने लगता है, दर्द फ़ील होने लगता है और फिर जो दर्द हमको टाँकों में होता है वो अंदर तक कट लगे होते हैं, तो हमको टाँकों में दर्द भी होता है, लेकिन उसके लिए हमको दवाइयाँ दी जाती हैं। जो पेन रिलीवर्स होती है वो दी जाती हैं। और जब हम गैस पास करते हैं हमको उसमें भी पेन होता है और ये काफ़ी दिनों तक ये पेन रहता है। जब भी हम गैस पास करते हैं तो पेन होता है, मोशन पास करने में पेन होता है, जब भी हम टॉयलेट जाते हैं तब हमको पेन का सामना करना पड़ता है। गैस पास करने में, मोशन पास करने में हमको जो पेन का सामना करना पड़ता है, उसके लिए हम अगर रेगुलर वॉकिंग रखें इनिशियली, जो कि हम कम कर पाते हैं, लेकिन बाद में वॉकिंग डिस्टेंस बढ़ा के, तो ये अगर हम रखें और साथ में वाटर इनटेक हमारा अच्छा रहे 3 से 4 लीटर पर डे, तो इस पेन में हमको थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। डिलीवरी के बाद हम अपने लोअर एब्डोमिनल में एक पेन महसूस करते हैं। कभी-कभी ये बहुत कम होता है और कभी-कभी हम इसको ज़्यादा भी महसूस करते हैं। ये पेन लगता है हमको जैसे पीरियड्स के टाइम पे जो पेन होता है, उस तरीक़े का पेन ये हमको लगता है। तो इसका कारण ये है कि जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद यूट्रस यानी कि हमारा गर्भाशय अपनी स्थिति में आने के लिए, अपनी पहले वाली स्थिति में आने के लिए सिकुड़ता है। तो उस वजह से हमको वो पेन हो रहा होता है, लेकिन धीरे-धीरे ये पेन कम होने लगता है। जब तक हम हॉस्पिटल में रहते हैं, नर्सेज़ की निगरानी में रहते हैं, डॉक्टर्स की निगरानी में रहते हैं, जब हम घर आ जाते हैं तो फिर हमको केयरफुल रहना है और अपना प्रॉपर ध्यान रखना है। टाँकों के लिए हमको थोड़ा-सा घबराहट होती है कि कैसे इनका हम ध्यान रखेंगे। मुझे जो टाँके लगे थे, मुझे हॉरिज़ॉन्टल लगा था और साथ में मुझे ग्लू के साथ जो जैसे अलग-अलग के टाँके होते हैं, कुछ में स्टिचेस लगते हैं, कुछ में ग्लू लगाते हैं, तो मुझे ग्लू लगा था और लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड एक-एक स्टिचेस यानी कि 2 स्टिचेस लगे थे और बीच में ग्लू लगा था। मुझे भी ऐसा बहुत इतना कुछ पता नहीं था क्योंकि मैं नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू जाने वाली थी और ये एक्सीडेंटली सिजेरियन डिलीवरी तक मैं पहुंच गई। तो मुझे थोड़ा-सा घबराहट होती थी कि कैसे मैं चीज़ें करूं और थोड़ा कफ़ करने में यानी कि खाँसने में, छींकने में मुझे डर लगता था कि कहीं मैं अपने टाँकों के साथ कुछ कर ना लूँ और मैं वॉकिंग भी बहुत ही केयरफुली करती थी। तो आपको जब भी खाँसी आ रही है, जब भी आपको छींक आ रही है, तो आप अपने पेट पे पिलो रखें या फिर अपने हाथ से अपने पेट को होल्ड करके फिर आप खाँसिए, फिर आप उसके बाद छींकिए। और वॉकिंग का आप ऐसा कर सकते हैं जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं कि वॉकिंग करो, तो आपको वॉकिंग सपोर्ट से करना है और घबराना नहीं है क्योंकि उसमें टाँकों को कोई ऐसा नुकसान नहीं है, लेकिन आपको वॉकिंग स्लोली करना है। किसी चीज़ को आप सपोर्ट से लेकर या फिर किसी इंसान का आप सपोर्ट लेकर अपने घर में वॉकिंग कर सकते हैं। आराम-आराम से वॉकिंग कीजिए। एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा था, वो ये है कि हम लेटे रहते हैं और कई बारी हमको उठने की ज़रूरत पड़ती है। हालाँकि मुझे मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से ही मैं उठती थी। तो जब हम उठ के बैठते हैं, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। उस टाइम पे आपको क्या करना है, आप चाहे किसी की सपोर्ट से उठ रहे हैं या फिर खुद से उठने में आपको पेट पे तो बल देना नहीं है, आपको फ़ोर्स अपने हाथों पे ही रखना है, तो आप उस पोज़ीशन में उठ सकते हैं। जब आप उठ के बैठते हैं तो गहरी साँस लीजिए, थोड़ी देर तक गहरी साँसें लीजिए। आप फिर उसके बाद फ़ील करेंगे कि थोड़ा-सा पेन रिलीव हो रहा है, उसके बाद आप उठिए। डिलीवरी के बाद हमको ब्लीडिंग होती है, तो आपको इनिशियली तो ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है, लेकिन अगर आपको बाद में भी हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। हॉस्पिटल से जब मुझे 4 डेज़ में डिस्चार्ज मिल गया, उसके बाद घर आने के 2 दिन बाद मुझे फ़ीवर होने लग गया और ये फ़ीवर का टाइमिंग रोज़ सेम रहता था। मुझे इवनिंग में फ़ीवर होने लगता था और मुझे साथ में शिवरिंग भी होती थी। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर्स ने कहा कि अगर ये 100 डिग्री 100.4 डिग्री
फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो आप हॉस्पिटल आइए, अदरवाइज़ आप पैरासिटामॉल यानी कि जो उन्होंने मुझे पहले ही दी हुई थी तो वो आप ले सकते हैं। सर्जरी के बाद आपके पैरों में स्वेलिंग आ सकती है। ये मेरे साथ हुआ था जब मैं हॉस्पिटल में थी, तो डॉक्टर्स ने मेरे पैरों के नीचे रखा था पिलो, और सर के ऊपर कोई पिलो नहीं रखा था, लेकिन दूसरे दिन बाद मैंने सर के ऊपर पिलो ले लिया था, जिसकी वजह से मेरे पैरों में स्वेलिंग आ गई थी। और इस टाइम पे हमको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है और ये प्रॉब्लमैटिक भी हो सकता है। तो इसलिए इससे बचने के लिए हम वाटर इनटेक अगर अच्छा रखें, 3 से 4 लीटर प्रतिदिन पानी पिएँ और साथ में फाइब्रस फ्रूट्स इंक्लूड करें अपने खाने में, सेमी सॉलिड फूड लें, तो इस प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। आपको इंडियन टॉयलेट सीट में बैठने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए आप अटैचमेंट भी मंगवा सकते हैं, जो कि आराम से 700-800 में आपको मिल जाएगा। आपको अपना ध्यान तो रखना ही है इस दौरान, लेकिन आपके साथ एक नन्हा-मुन्ना मेहमान आ गया है, आपको उसका ध्यान भी रखना है। तो जब भी हम फीडिंग करते हैं, हमको पेन से गुज़रना पड़ता है, क्योंकि हम उठ के बैठते हैं और फिर बेबी की अच्छे से पोजीशन में हमको दूध पिलाना होता है। बैठ के ही अगर हम बेबी को दूध पिलाएँ तो वो ही हमारे लिए ज़्यादा अच्छी पोजीशन रहती है उस दौरान। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि अपने थाइज़ पे एक पिलो रख के फिर आप बेबी को उसमें रख के फिर आराम से दूध पिला सकते हैं। चलिए, बेबी को लैचिंग में भी प्रॉब्लम हो रहा होता है और हो सकता है कि आप बच्चे को अच्छे से दूध ना पिला पाएँ और आपकी ब्रेस्ट बहुत पेनफुल आपको महसूस हो, तो उसके लिए आप गर्म पानी से अपने ब्रेस्ट की सेक भी कर सकते हैं। उसके लिए आप गर्म पानी लीजिए, जितना पानी आप सहन कर सकते हैं, जितना गर्म पानी आप अपनी स्किन पे सहन कर सकते हैं, उतना गर्म पानी लीजिए। कोई टॉवल या फिर कॉटन का कपड़ा उसमें डुबो के आप उससे अपने ब्रेस्ट को सेक दे सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली पानी को आराम-आराम से अपने ब्रेस्ट पे गिरा के, वो भी एक अच्छा उपाय हो सकता है। इससे आपको डेफ़िनेटली फ़ायदा मिलेगा। सर्जरी के दौरान काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है, तो उससे कमज़ोरी तो आ ही जाती है। आप अपनी डाइट में प्रोटीन्स, कार्ब्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी कुछ प्रचुर मात्रा में रखिए। बेबी का सारा न्यूट्रिशन आपके मिल्क पे डिपेंड होता है, तो इसलिए आप जितना अच्छा पोषक तत्वों से भरा आहार लेंगे, बेबी के लिए भी वो बेनिफिशियल रहेगा और आपके लिए भी वो बेनिफिशियल रहेगा। इसके साथ ही डॉक्टर्स जो हमको कैल्शियम और आयरन की सप्लीमेंट्स देते हैं, वो लेना आप कभी मत भूलिएगा। इन सभी के साथ-साथ हमने अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है, जब हार्मोन्स एकदम से गिर जाते हैं डिलीवरी के बाद, तो हमको थोड़ा तनाव भी महसूस करना पड़ सकता है। हो सकता है उस टाइम पे बहुत सारी नेगेटिविटी भी आए माइंड में, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि आप पॉज़िटिव रहें और अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। उन लोगों के साथ ज़्यादा समय बिता सकते हैं जिनके साथ आपको अच्छा लगता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस दौरान आप फ़ोन की स्क्रीन पे ज़्यादा समय स्पेंड मत कीजिए। इस दौरान हमारी बॉडी कमज़ोरी फ़ील कर रही होती है, तो आँखों को भी थोड़ा रेस्ट दीजिए, माइंड को पीसफुल रखिए। एंड यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में हो, जो आप सिज़ेरियन डिलीवरी के बाद जो भी प्रॉब्लम्स के बारे में अगर कोई भी क्वेरीज़ आप करना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जो मैंने फ़ील किया, अगर मैं कुछ चीज़ें स्किप कर रही हूँ, तो वो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूँगी।